हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए अब से क्यूज सेक्शन का वीडियो कुछ इस प्रकार से रहेगा, क्योंकि क्यूज सेक्शन के वीडियो उस प्रकार से बनाने में टाइम बहुत ज़्यादा किल हो जाता था एडिटिंग में, ठीक है ना। तो चलिए आज देखते हैं क्यूज, ऐसे भी ठीक है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। क्या दिख रहा है कि संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 का उद्देश्य देश में पंचायत राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है। निम्नलिखित में से किसके लिए प्रावधान करता है। तो चलिए ये आगे तो हम पढ़ेंगे, लेकिन जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे पहला कथन पढ़ते हैं कि क्या है आखिर। तो पहला कथन आपको यहाँ दिख रहा है कि जिला योजना समिति का गठन। दूसरा है सभी पंचायत चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग। फिर है राज्य वित्त आयोग की स्थापना। तो यहाँ 73वां संविधान संशोधन है, तो ये ग्राम पंचायत की बात करता है, नगर पंचायत की बात नहीं। और नगर पंचायत में जिला योजना समितियों का गठन किया जाता है, ठीक है, वो 74वां संविधान संशोधन के कारण। तो पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा है कि सभी पंचायत चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग वहाँ होता है, तो ठीक है। कर राज्य वित्त आयोग की स्थापना भी की जाती है इसके तहत, ये भी ठीक है, ठीक है। तो ये तो सही है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओ सॉरी, ऑप्शन बी कैसे होगा, सी होगा ना, ऑप्शन सी 2 और 3, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कर भारत में यदि किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है तो वह किस विशेष लाभ का हकदार होगा। तो ध्यान देना है कि भारत में यदि किसी धार्मिक संप्रदाय या समुदाय को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है तो यहाँ कंडीशन पढ़ेंगे क्या क्या है। कर वह विशेष शैक्षणिक स्थानों की स्थापना और प्रशासन कर सकता है। तो ये तो ठीक है, पहला तो ठीक लग रहा है। और भारत का राष्ट्रपति समुदाय एक प्रतिनिधि को स्वचालित रूप से लोकसभा में नामित करता है। तो अल्पसंख्यक के आधार पे ये क्या है, उस तरह से राष्ट्रपति जो है नामित नहीं करता है। फिर है वह प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम से लाभ प्राप्त कर सकता है। तो ये कथन सही है, तो 1 और 3 सही है, इसीलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो मंगलवार को हमेशा PSIR रहेगा, तो कल मिलेंगे हम ज्योग्राफी के सेट के साथ। तो आज पहले तो ये देख लेते हैं। हाँ, तीसरा देखते हैं कि क्या है। कर भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि यह बुनियादी ढांचों के विकास के लिए विदेशी पूंजी की आमद को प्रोत्साहित करता है। दूसरा, यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के बीच वित्त के उचित वितरण की सुविधा प्रदान करता है। सी है, यह वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। तो न तो सी सही है, ना बी सही है, ना ए सही है। ये सब काम जो है वित्त आयोग का नहीं है एक तरह से, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही है। और हम देख रहे हैं PYQ, ठीक है, ये देख रहे हैं 2011-12 का शायद होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन तो हो गया, चौथा देखते हैं। चौथा क्या है, भारत में यह सुनिश्चित करने के अलावा कि सार्वजनिक निधियों का उपयोग कुशलतापूर्वक और उनके इच्छित उद्देश्य के लिए किया जाता है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय का महत्व है। तो चलिए देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल, पहला पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये कथन पढ़ रहे हैं भी, इस पर गुड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल वित्तीय आपातकाल की घोषणा किए जाने पर संसद की ओर से कैग राजस्व पर नियंत्रण करता है। तो कैग राजस्व पर नियंत्रण नहीं करता है, ऐसा कुछ उसका काम नहीं है, तो पहला कथन गलत है। कर मंत्रियों द्वारा परियोजनाओं या कार्यक्रमों के निष्पादन पर कैग रिपोर्ट लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा की जाती है। तो ये कथन सही है, ठीक है। आगे क्या है कि कैग रिपोर्टों की जानकारी का उपयोग जांच एजेंसियों द्वारा उन लोगों के खिलाफ आरोपों को दबाने के लिए किया जा सकता है जिन्होंने सार्वजनिक वित्त प्रबंधन करते समय कानून का उल्लंघन किया है। तो ये भी सही होना चाहिए। कर सरकारी कंपनियों की लेखा परीक्षा और लेखांकन से निपटने के दौरान कैग के पास कानून का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ मुकदमा चलाने की कुछ न्यायिक शक्तियाँ हैं, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे 2 और 3 क्या होगा, सही होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। तो पंचायत
क्वेश्चन में है अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार। अधिनियम 1996 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में ग्राम सभा की भूमिका या शक्ति क्या है। तो देखते हैं कि ग्राम सभा को अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के हस्तांतरण को रोकने का अधिकार है। तो ये कथन क्या है, सही है, ठीक है। कह रहा लघु वनों उपज का स्वामित्व ग्राम सभा के पास है, तो ये भी सही है। कह रहा अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिजों के लिए, यहाँ पे किसी भी खनिजों के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा देने के लिए ग्राम सभा की सिफारिश आवश्यक है। तो आवश्यक तो है, लेकिन उप खनिजों, सभी खनिज नहीं। तो तीसरा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इस कारण से ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में किसके अनुसार बनाया गया था। तो थोड़ा ध्यान देना है, चलिए पढ़ते हैं करके। स्वास्थ्य वातावरण का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के एक हिस्से के रूप में माना जाता है। तो ये तो लगता है कि हो सकता है, तो चलिए इस पर टिकअप लगा लेते हैं। कर अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए अनुदान का प्रावधान। तो यहाँ राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण से रिलेटेड ये तो कुछ लग नहीं रहा है। कर अनुच्छेद 243(1) के तहत तो लिखित ग्राम सभा की शक्तियाँ और कार्य, तो ये भी उससे रिलेटेड नहीं है। तो अनुच्छेद 21 के तहत ही राष्ट्रीय हरित अधिकरण क्या है, स्वास्थ्य का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के एक हिस्से के रूप में माना जा सकता है। ये प्रावधान उसके अनुरूप सही है। तो क्या हो जाएगा, केवल ए, ऑप्शन ए। चलिए इसको हटाते हैं, आते हैं 7 पे। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमारी समग्र, पहला कथन यहाँ हम देखेंगे, हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। ये क्वेश्चन में कुछ त्रुटि है, हमने कहाँ से इसको लिया, बाद में पढ़ रहे थे तो दिक्कत लग रहा था, लेकिन पढ़ेंगे तो पता लगेगा आखिर किससे रिलेटेड है, उसके अनुसार ये सही हो जाएगा। यहाँ पे लगता है कुछ छूट गया है, ठीक है। कर हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। दूसरा है कमजोर वर्गों को सामाजिक अन्याय से बचाना। तो ऐसा कुछ ये जो है काट इसलिए रहेंगे कि जो भी यहाँ पर सेंटेंस सब दिख रहा है ना, वो मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड है। तो ऐसा मौलिक कर्तव्य किसी का होता नहीं है। दूसरा कि कमजोर वर्गों को सामाजिक अन्याय से बचाना। वैज्ञानिक स्वभाव और जांच की भावना का विकास करना, ये तो है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना, ये भी है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सी है, 1, 3 और 4 मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड ही होगा। क्वेश्चन में शायद हमने छोड़ दिया या ऐसा था, ये है नहीं, मिलेगा कभी तो फिर कभी डिस्कस करेंगे किसी वीडियो में। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसमें पढ़िए, लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है या करती है। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है ना, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या है, इस पद को धारण नहीं करता है, इसका चुनाव किया जाता है, ठीक है। करा चुनाव के समय उसे सदन का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है, वो सदन का सदस्य ही होता है, और ज़्यादातर क्या होता है, सत्ताधारी पार्टी से ही होता है ये, ठीक है। करा यदि वो इस्तीफा देने की इच्छा रखता है तो उसके इस्तीफा एवं इस्तीफा पत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। तो ये तीसरा सही है, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कर सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। तो यहाँ पे देखते हैं, भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद। तो मूल अधिकार इसका जो होता है सर्वोच्च न्यायालय का यानी सुप्रीम कोर्ट का, ये तो है 2 राज्यों के बीच के विवाद को, ये यानी कि केंद्र सरकार या राज्य या एक से अधिक भी राज्य रहे तो उसके विवाद को निपटारा देता है। और संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के चुनाव से संबंधित विवाद ये मूल क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, ठीक है। उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता तो जरूर है विवाद, बट मूल में नहीं आता है। कर भारत सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच के विवाद, तो ये दोनों के विवाद बीच में होने का ऐसा कुछ रहेगा तो भी ये मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि
भारत सरकार के अंतर्गत ही केंद्र शासित प्रदेश का शासन चलता है, इसीलिए ये दोनों के विवाद को सॉल्व करने के लिए मूल अधिकार में नहीं है। कह रहा 2 या अधिक राज्यों के बीच विवाद हो तो रहता है, तो 1 और 4 रहेगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किस विशेष शक्ति को भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा में प्रदान किया गया है? तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा आते ही रहता है। तो डायरेक्ट आंसर देखते हैं, चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कह रहा किसी राज्य के मौजूदा क्षेत्र को बदलने के लिए और राज्य का नाम बदलने के लिए संसद को राज्य सूची में कानून बनाने के लिए, तो ऐसा कुछ विशेषाधिकार इसका फिलहाल राज्यसभा के इसमें तो नहीं है। कह रहा एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं को बनाने के लिए संकल्प पारित करना, तो ये तो है। ऐसे भी 4 ही ऑप्शन है, तो आंसर तो यही होगा। कर संशोधन करने के लिए राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया और उसकी सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रपति की पेंशन का निर्धारण करना, तो ये सब क्या है, विशेष में कुछ ऐसा नहीं है और ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये होता है। और साथ ही साथ होता है राज्य सूची पे एक अनुच्छेद था, अनुच्छेद तो फिलहाल दिमाग से निकल गया, और उस अनुच्छेद के अनुसार क्या है, राज्य सूची के विषय पे क्या है, राज्यसभा संशोधन करने के लिए शुरुआत कर सकता है। तो ये विशेषाधिकार कुछ था। तो आज हमने देखा 10 PSIR PYQs। तो इसी प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहे, वीडियो को देखते रहें। ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोग देखें। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और क्यूज का वीडियो इसी प्रकार से रहेगा। ठीक है।